वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, आज फिर से हम लोग एक बार आए हैं एनसीईआरटी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की सीरीज में। क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2025 में, वो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे उसका सारा डिस्कशन आज होगा। और फिजिक्स के सीरीज में हमने चैप्टर 9 ऑप्टिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव्स कर लिया था और हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। उसका मैंने लेक्चर 1 दे दिया है, कुछ टॉपिक्स उसमें हैं। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। और आइए हमारे साथ बने रहिए और अच्छी तरह से वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और 2025 के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे फिजिक्स में क्लास 12 में, उस बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव जो इससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव बच्चों पूछता है। तो आइए हमारे साथ बन जाइए फिर से इस सीरीज में। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जाना, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से चार्ज का प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आज हम लोग डाइपोल के बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? अगर 2 पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू एक है और दूसरा है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू। देखो बच्चों, अगर ये दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी और ये मिड पॉइंट को बोल दिया ओ, और टोटल डिस्टेंस बच्चों ले लिया हमने 2d। ओहो, कितना मोटा लेटर है, इतना मोटा लेटर सर। चलो, 2d डिस्टेंस है, ओके। और ओ को यहां पे हम लोग बोलेंगे मिडिल पॉइंट है ए बी का, जहां से डाइपोल के लिए जो भी पॉइंट होगा तो यहीं से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो बच्चों, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग डाइपोल। देखो, ये जो डाइपोल होता है बच्चों, इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत स्मॉल होता है। यानी ऐसा समझो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और इसी के बगल में प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं ऐसा डाइपोल बनाऊं तो भला किसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए डाइपोल को मैंने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन होता नहीं है इतना बड़ा बच्चों, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा कि इतना बड़ा ये नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाइपोल में जो ऑर्डर होता है बच्चों, ये लगभग 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर में आता है। ये ऑर्डर होता है डाइपोल, यानी डाइपोल के बीच का जो, यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर के बराबर होता है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? देखो, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। टोटल चार्ज, अगर ओवरऑल चार्ज पूछेगा डाइपोल पे कितना है, तो एक पे है माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। टोटल मिला के चार्ज कितना हो गया? 0। ये नेट चार्ज बच्चों क्या आता है? 0, लड्डू, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। Q इंटू 2D हो जाएगा, Q इंटू 2D। 2D नहीं लग रहा है सर, ये तो हिंदी का खा लग रहा है, खा। Q इंटू 2D, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज तक, यानी निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो हट जा भाई, तू हट जा, मुझे पढ़ाने दे। अच्छा, ये फ्रॉम कहां जाएगा? फ्रॉम डायरेक्शन होगा इसका नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बच्चों, यानी चार्ज को, चार्ज के मैग्नीट्यूड को और उसके दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों डाइपोल मोमेंट का? इसका होता है बच्चों कूलम्ब, और 2D डिस्टेंस है, मीटर होता है, ठीक है। तो इसको कूलम्ब मीटर को ही बच्चों क्या बोलते हैं? डिवाई बाई, ठीक है। अच्छा, इसके एक्सिस पे फील्ड कितना होगा बच्चों? तो एक्सिस क्या होता है इसका, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं। देखो, मान लो ये एक डाइपोल है, ये क्या है? ये एक डाइपोल है सर, ये एक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। तो बच्चों, अगर मैं ए पॉइंट बोल दूं, इसे बी पॉइंट बोल दूं, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए हो गया ओ, ठीक है। ओ अच्छा, मिड पॉइंट इसको बोलते हैं बच्चों। इसी लाइन को बढ़ा दो, डाइपोल के लाइन को बढ़ा दो, तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों एक्सिस,
ठीक है, तो इसके एक्सिस पे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सिस पे पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है, तो और ये ओ से इसका डिस्टेंस दे दिया है आर, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड निकालना है। यहाँ पे फील्ड क्या होगा बच्चों, तो ये जो फील्ड होता है बाहर में, मतलब इसके एक्सिस पे दोनों चार्ज के बाद जो फील्ड होगा यहाँ पे, ये ई एक्सिस बोलते हैं इसको, ई एक्सिस मतलब एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, ये होगा बच्चों 2kp बाय आर क्यूब। ये फील्ड आपको याद रखना है, कितना होता है 2kp बाय आर क्यूब, यानी एक्सिस पे जो फील्ड होता है बच्चों ये होता है 2kp बाय आर क्यूब के बराबर। और यहां पे देखो बच्चों ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर क्यूब के। डायपोल के कारण जो फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, जबकि आपको पता होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो जो आर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बहुत बार, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बच्चों, ये डाइपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, यानी एक ऐसा लाइन जो डाइपोल, यहां मान लो माइनस क्यू चार्ज, यहां मान लो प्लस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट, डाइपोल का मिड पॉइंट, तो ये जो एक्सिस होगा बच्चों, ये एक्सिस जो कि डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक रेखा है इसका, ठीक है। यदि हम ऐसा प्लेन इमेजिन करें, ऐसा प्लेन जो इसके डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये प्लेन देखो, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा जो प्लेन रहेगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से ये, या ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेन, ये जो मेरा हाथ का प्लेन है इसको बोलते हैं बच्चों इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन, इस प्लेन में जो भी पॉइंट्स होगा वो डाइपोल के एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अगर हम डाइपोल को मिड पॉइंट को इससे मिला दे तो, ठीक है। तो ऐसा जो प्लेन पास करेगा बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल, टरोरियल नहीं, टरोरियल नहीं, इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है। और इस पे जो फील्ड होता है बच्चों, मान लो यहाँ पे, यहां से चले गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर डिस्टेंस पे, यहां जो फील्ड होता है बच्चों, ये फील्ड होता है इधर की तरफ, यानी प्लस से माइनस की तरफ, ये होता है फील्ड, और इस फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों केपी बाय आर क्यूब, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड होता है केपी बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इस फॉर्मूला को, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे केपी बाय आर क्यूब और एक्सिस पे 2kp बाय आर क्यूब। इसको याद रखने का भी तरीका है इसको केपी को मान लो पी बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो फील्ड है वो है, इसको मैंने लिख दिया पीके बाय आर क्यूब, पीके बाय आर क्यूब। ये 1pk बाय आर क्यूब है बच्चों, यानी एक पिया है तो खरा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड है। देखो एक्सिस पे फील्ड कितना है 2kp बाय, ई एक्सिस लिखो कितना होगा, ई एक्सिस, ई एक्सिस पे फील्ड जो होता है बच्चों ये होता है 2pk बाय आर क्यूब, 2pk बाय आर क्यूब, यानी एक्सिस पे ये फील्ड होता है, यानी 1pk, एक pk खड़ा था और 2 पिया तो ढेर हो गया, एक्सिस पे आ गया, ऐसे आप याद रख सकते हो, 2 पिया तो ढेर हो गया, एक्सिस पे फील्ड होगा 2pk बाय आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड पूछा तो क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का मतलब क्या सर, अगर मान लीजिए कोई डाइपोल है, कोई डाइपोल है, अच्छा डाइपोल भी है, देखिए अगर मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज, बिल्कुल सही सर, ये प्लस क्यू चार्ज, बिल्कुल सही सर, ये मिड पॉइंट ओ, और मान लो यहां पे फील्ड पूछा, पी पॉइंट है कोई, और इसका क्या दिया हुआ है ये बच्चों देखो जरा, ये ओ पॉइंट से मान लीजिए कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, और ये एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पे जो फील्ड होता है बच्चों ई बराबर, ये होता है पी बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पी बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों, यानी यहां पे ये वैल्यू है, देख लो जरा, p बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे फील्ड होता है बच्चों, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे, कैसे रे, ऐसे, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज है सपोज करो। अब डाइपोल को मान लो ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है अभी, थीटा, तो डाइपोल में टॉर्क कैसे डेवलप होता है बच्चों, देखो प्लस क्यू चार्ज पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, इधर ये लगा प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स, और माइनस क्यू चार्ज पे बच्चों फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इधर की तरफ फोर्स लगेगा,
ये दोनों फोर्स इक्वल है बच्चों, ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो देखो डायपोल पे एक फोर्स इधर लगा, ये है डायपोल मान लो, तो ये एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। नेट फोर्स जीरो है, देखो जितना फोर्स उधर लगा उतना फोर्स इधर भी है, क्योंकि फील्ड है यूनिफॉर्म, फील्ड है यूनिफॉर्म। ये डायपोल को नचा के इस पे ले आएगा, अपने एक्सिस पे ले आएगा, यानी ये प्लस क्यू चार्ज घूम करके यहाँ आ जाएगा और ये माइनस क्यू चार्ज घूम करके यहाँ आ जाएगा, जिसके कारण ये क्यों घुमा, टॉर्क के कारण, टॉर्क लगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पी क्रॉस ई, टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, पी है डायपोल मोमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला ये हो सकता है पीई साइन थीटा, इसका जब यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। और थीटा क्या है यहाँ पे, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, इसी को थीटा बोलेंगे। ये होता है टॉर्क। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों जितना भी सारा थ्योरी है उसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, चाहो तो चाहते हो या जहां चाहते हो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो। अच्छा, नेट फोर्स, ये भी थ्योरी है बच्चों। नेट फोर्स on a dipole in uniform electric field is zero in both stable and unstable equilibrium. स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों केस में डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लीजिए यूनिफॉर्म हो, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है, तो अगर हम किसी डाइपोल को ऐसे किसी एंगल पे रखें, ये प्लस क्यू चार्ज है मान लो और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और ये इसको रोटेट करवा करके यहां ले आएगा, यहां ले आएगा। अब क्या होगा, ये क्या हुआ सर, माइनस क्यू चार्ज यहां चला गया, प्लस क्यू चार्ज यहां, अब ये डायपोल क्या आ गया बच्चों, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू पे जितना फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू पे इतना फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। यानी जब फोर्स जीरो हो जाता है तो कहते हैं ये सिस्टम किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। और इसी डायपोल को मैं ऐसे नचा के रख दूं, ऐसे, यानी माइनस क्यू को इधर ले आऊं, प्लस क्यू को इधर, तो उस समय में हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो चलिए अनस्टेबल हो या अनस्टेबल हो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं बच्चों कि इस पर क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले लास्ट सेशन में कर चुके थे। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना होता है, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है, नेट क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा, जीरो। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे लगता है यहाँ आंसर भी लिख दिया गया है, इसको मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया, लो मैंने हटा दिया। अच्छा, नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा और जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों, नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा, स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, P/4πε0 आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, आर क्यूब होना चाहिए, आर क्यूब, ये आर है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ है आर क्यूब, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, P बराबर Q इंटू 2D, Q इंटू 2D, Q क्या हो जाएगा कुलम्ब और 2D आ जाएगा मीटर, 2D मतलब डिस्टेंस हो गया। खोजो कुलम्ब मीटर किधर है, कुलम्ब मीटर CM यही दिख रहा है चीफ मिनिस्टर। अच्छा 46 नंबर क्वेश्चन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी नहीं दिया है तो ये लो इंटेंसिटी दे रखा है E इच, टॉर्क कितना लगता है डाइपोल पे, आपको फॉर्मूला पता ही है, टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या आता है, P क्रॉस E होता है बच्चों, P क्रॉस E। और भी देख सकते हो ऑप्शन, P/E, हो ढक दिए थे सर, P इंटू E, नहीं क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है बच्चों, इसको ध्यान से देख लो। ओके ओके, तब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, 14 नंबर पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर,
बेसब्री से इंतजार है। बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल सब भी है, देख लो। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस having magnitude plus 3.2 into 10 raised minus 19 and minus 3.2 into 10 raised minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 raised minus 10 मीटर। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है जो कि दो अपोजिट चार्जेस से बना है। और कौन कौन चार्ज है डाइपोल पे? एक चार्ज है Q बराबर 3.2 इंटू 10 raised minus 19 कूलम्ब, और दूसरा चार्ज है बच्चों Q1, ये है, ये Q2 मान लो इसको, ये है -3.2 इंटू 10 raised minus 19 कूलम्ब। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ठीक है। इस दोनों में से किसी को भी एक को आप Q बोल सकते हो, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड से लेना है इसका। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना मानते थे? 2d, और ये वैल्यू दे दिया है आपको 2.4 इंटू 10 raised minus 10 मीटर, ये है 10 raised minus 10 मीटर। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P का वैल्यू। तो P का वैल्यू आप जानते हो Q इंटू 2D के बराबर होता है। तो इसमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, 3.2 इंटू 10 raised minus 19 इंटू 2D मतलब ये डिस्टेंस है, 2D मतलब ये नहीं कि D है, ये 2D है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 raised minus 10 मीटर। क्लियर? अब इसको गुना किया जाए, 24 गुना हो जाएगा 48, 24 तिया 72, 4 76, 7.68 इंटू 10 raised minus 19 में जोड़ दो -10, -10 गुना में जुड़ जाता है पावर, ये हो जाएगा -29 कूलम्ब मीटर। अब ये ऑप्शन देखो बच्चों किसमें है, 7.68 इंटू 10 raised minus 29 कूलम्ब, 7.68 इसमें भी है, लेकिन -27 है इसमें बच्चों। ऑप्शन नंबर बी मुझे करेक्ट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है? तो बच्चों डाइपोल जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। जैसे डाइपोल को ऐसे छोड़ेंगे तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाने के कारण क्या होगा कि इस पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, दैट इज थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 0। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पॉइंट नंबर 7, जो कि है चार्ज डेंसिटी। जो कि है क्या? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी आप जानते ही हो, यानी चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पे किस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इसी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ ज्यादा चार्ज है कहाँ कम है, या हर जगह सेम है, ठीक है, लेंथ के लॉन्ग चार्ज है या सरफेस पर चार्ज है या पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। ये 3 तरह का चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ना है। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा ये होता है, और ये होता है बच्चों टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, dq बाय dl हो जाएगा इसका फॉर्मूला। dq चार्ज है, ये कूलम्ब पर मीटर इसका यूनिट हो जाता है, ठीक है। लेम्डा क्या बताता है? लेम्डा बताता है कि 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज होगा, 1 मीटर लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेम्डा। लेम्डा 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज होगा इसे कहा जाता है लेम्डा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? लेम्डा। अगर 2 मीटर लेंथ पे चार्ज पूछेगा ये हो जाएगा 2 लेम्डा, चार्ज बराबर 2 लेम्डा। उसी तरह से दूसरा बच्चों है कि किसी भी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई सरफेस है उस पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये देखो ये 6 है, 6 को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको पोलिया मार देगा, पोलियो, तो ये हो जाएगा सिग्मा। क्या हो जाएगा? सिग्मा। इसको सिग्मा पढ़ते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया, dq बाय dA, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे लिखो, या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे लिखो। ये बहुत बार पूछा है बच्चों कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग रो। 6 को पोलिया मारा
पोलियो मारा तो ये हो गया सिग्मा, और पी को थोड़ा सा पाँव में पोलियो मार दिया तो ये हो गया रो 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 रो, इसको रो बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रो हो जाएगा बच्चों इसको। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है dq बाई dv, dq बाई dv चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चों, ठीक है। यदि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कूलम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाता है, ये स्मॉल m लिख दो, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाता है इसका यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आइए, नया क्वेश्चन आपके सामने। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बच्चा सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, देखो कहां है, टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया, नहीं, टोटल चार्ज बट्टा टोटल एरिया जी, टोटल चार्ज बाय ये वॉल्यूम है और ये टोटल चार्ज इनटू टोटल वॉल्यूम है, ये नहीं होगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों। देखो अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो इसका यूनिट भी याद होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया है तो इस चार्ज का कूलम्ब हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर देख लो किधर है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन ही बच्चों दिख रहा है, ठीक है। चलिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज, फिर से यही क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज सिग्मा बराबर क्या होता है, ये होता है चार्ज बट्टा एरिया, चार्ज बट्टा एरिया, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए ऑप्शन देखो किधर, यहाँ ए ऑप्शन ही दिख रहा है आपको, चार्ज बट्टा एरिया। 52 नंबर, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी इज, वॉल्यूम डेंसिटी यहाँ पे डैश होगा बच्चों, डैश डैश डैश। चलो ये स्मॉल एम लिखना चाहिए, एम, इस एम को मीटर समझना बच्चों, मीटर, इसको मीटर समझना प्यारे बच्चों, मीटर समझना, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी बच्चों होता है रो रो रो, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, dq बाई dv, चार्ज कूलम्ब होता है और वॉल्यूम होता है बच्चों मीटर क्यूब, कूलम्ब कूलम्ब नहीं, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब किधर है, किधर है, ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिख रहा है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, अब ये भी मैंने देखा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। खोजो, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं बच्चों एग्जाम में, ठीक है। और इस पे मैंने जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं 2025 में, उसको मैंने किया है। अगर जो थ्योरी जानते हैं तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पे आप ट्राई कर सकते हैं, स्किप करके इसको, ठीक है, वीडियो को आगे करके किस मार देना ऐसे फटाफट, और 10 सेकंड आगे भाग जाएगा तो देख लेना अपना ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो कोई भी एक सरफेस कंसीडर करो, मान लो एक ऐसा सरफेस है, ऐसा आपका कॉपी है, ठीक है, और सरफेस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स चले जा रहा है। कितना लाइंस ऑफ फोर्स गया है बच्चों, 4, जो कि इसको इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, सरफेस के थ्रू पास कर रहा है। और ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये फाई ई से डिनोट किया जाता है इसको, और फ्लक्स का यहाँ पे मान हो जाएगा 4 के बराबर। जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास किया उसी को फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। क्लियर है? और फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा, उसी तरह से यहाँ हो गया ई डी ए कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब ई कांस्टेंट नहीं हो, ई बराबर कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाता है बच्चों फ्लक्स का वोल्ट मीटर रे। फाई का वैल्यू हो जाता है बच्चों ई डी ए कॉस थीटा के बराबर, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम्ब, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका एरिया का हो जाता है बच्चों मीटर स्क्वायर। और याद करो आप, वोल्ट क्या होता है,
ई डॉट डी आर होता है, ई डॉट डी आर, या आप ऐसे याद रख सकते हो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, एक फॉर्मूला आपको याद होगा माइनस डी वी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाता है वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाता है? वोल्ट पर मीटर। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट रखूं वोल्ट पर मीटर और ये एरिया है तो एरिया का रखूं मीटर स्क्वायर, तो ये एक मीटर कट जाएगा, क्या मिलेगा? वोल्ट मीटर मिलेगा। ठीक है, या आप ये यूनिट भी बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बट यही यूनिट फेमस है वोल्ट मीटर, इसका फ्लक्स का यूनिट होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इनवर्ड फ्लक्स जो होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। पहले इसको समझ लो, इसको, इसमें ये थीटा दिया हुआ है और ये लिखा है फ्लक्स का मान, थीटा 0 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू प्लस ई ए के बराबर होगा। ये कैसे होगा? इसको देखो जरा, इसको देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, मान लो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर, इसको ए मान लेते हैं हम। ठीक है, इसके दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं बच्चों थीटा। अब अगर इस एरिया के थ्रू फ्लक्स बोलेगा तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा के बराबर, यानी कि ई डॉट ए, ई डॉट ए। अगर यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू 0 रखूं, 0 तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस ई ए मिलेगा, प्लस ई ए, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है, तो क्या मिलेगा? सिर्फ ई ए। अगर थीटा का वैल्यू मैं 90 डिग्री रखूं तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। और थीटा का वैल्यू अगर 180 रखें, 180, तो कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ पे आप कॉस थीटा के बदले -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस ई ए मिलेगा। यही तीनों को मैंने क्या किया बच्चों? इसमें लिख दिया, थीटा 0 होगा तो फ्लक्स होगा प्लस ई ए, थीटा 0 तो फ्लक्स ई ए, थीटा 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, और थीटा हो जाएगा 180 तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए के बराबर। और ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो पूरा। ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो। अब ये क्या बात हुई? इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स का मतलब समझो, इनवर्ड फ्लक्स का मतलब है इनवर्ड रे। चलो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, समझो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। हमने क्या किया? यहां पे एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर रे, कंडक्टर, हाई रे कंडक्टर, कंडक्टर का कलर तो चेंज कीजिए सा, ये कंडक्टर है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। ठीक है, चलो इसमें कितना एरिया दिख रहा है बच्चों? एक एरिया ये दिख रहा है आपको, एक एरिया इधर का दिख रहा होगा, और एक दिख रहा है आपका इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखो अगर बच्चों यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, जबकि फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है? इधर की तरफ है फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा आपको? नेगेटिव। 180 पे फ्लक्स से आता है नेगेटिव, यानी अंदर की तरफ जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, अंदर की तरफ जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स। और यहां से बाहर निकल रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यहां से बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, और इधर से लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। एक बात होता है, जितना लाइंस ऑफ फोर्स इधर से एंट्री करेगा उधर से उतना लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिट होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना आउटवर्ड फ्लक्स होगा। समझ रहे बात को? अब इनवर्ड फ्लक्स, अंदर की तरफ जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इनवर्ड, ये नेगेटिव होता है, और बाहर जो निकलता है फ्लक्स वो होता है पॉजिटिव। फ्लक्स आउटवर्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके एरिया का डायरेक्शन तो इधर होगा, इसका जो एरिया है इसका डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए, दैट इज थीटा का वैल्यू 0 होगा, और थीटा 0 होता है तो फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये टोटल फ्लक्स अगर हम जोड़ें, टोटल फ्लक्स, क्योंकि देखो बच्चों ये कर्व सरफेस पर कोई भी एरिया लोगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा तो इसके थ्रू, यानी कर्व सरफेस के एरिया के थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। अब टोटल फ्लक्स जोड़ो जरा, नेट फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर, नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, तो दोनों फ्लक्स जोड़ोगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। इसीलिए कोई भी कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, लेकिन याद रखना कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर नो चार्ज। ठीक है, कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है और वो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी पॉइंट मैंने लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड कंडक्टर। कंडक्टर कैसा होना चाहिए? क्लोज, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी क्लोज कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उससे रिलेटेड नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब कब हो सकता है? तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स जीरो तीन केस में हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए, या एरिया वेक्टर ही जीरो हो जाए, या कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए। और कॉस थीटा जीरो कब होगा बच्चों? जब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मैं यहाँ ऑप्शन में कुछ चेंज करूंगा बच्चों, यहाँ 90 होगा, जीरो नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब जीरो हो सकता है? तो जब ई जीरो। ये ऑप्शन मार मत देना, क्योंकि बी ऑप्शन भी देखो जरा, ये भी सही है, ए जीरो। और सी ऑप्शन भी क्या है बच्चों? सही है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दिस, यानी ये आपका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। यानी इस तीनों केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ रहे हो? अच्छी तरह समझो, ठीक है, अच्छी तरह। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन सब आता है, ठीक है, और इससे आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आ ही जाते हैं हर साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 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 क्या है? चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 55 नंबर क्वेश्चन, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई क्लोज कंडक्टर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो भाई कोई भी क्लोज कंडक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा, तो इससे लिंक्ड जितना भी टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर है? टोटल फ्लक्स क्या होगा देख लो जरा। जीरो ऑप्शन किधर है? जीरो ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी सरफेस से अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास किया तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर सी सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है बच्चों, ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर, खोजो वोल्ट मीटर किधर है? वोल्ट मीटर ऑप्शन सी दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर? सो इजी क्वेश्चन, सो इजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया मार के धार के बना देना एकदम, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट है नंबर 9, और ये इस चैप्टर का ये बच्चों लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं होगा सर, होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा। चलिए पॉइंट नंबर 9 है बच्चों, गॉसेस लॉ क्या है? आपको अच्छी तरह से पता होगा गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ, मान लो बच्चों ये कोई एक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1, इसके अंदर चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3। अब इससे रिलेटेड इस क्लोज कंडक्टर से लिंक जो फ्लक्स होगा, इसका वैल्यू होगा किसके बराबर? तो गॉस साहब थे साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज है, तो इससे रिलेटेड, इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसका जो वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज को जोड़ दो, अंदर में कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको डिवाइड कर दो कितना से? एप्सिलॉन नॉट से। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या है? इस सरफेस के अंदर का चार्ज। इसी को बच्चों हम लोगों ने कहा Q इन, सिग्मा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q इन का मतलब है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, नेट फ्लक्स का जो वैल्यू होता है, और फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी ए। बच्चों ये सरफेस इंटीग्रल है, ये क्या है? ये है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? फ्लक्स। और ये फ्लक्स किसके बराबर होगा? सिग्मा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, और सिग्मा Q इन क्या है? Q इन है, यानी नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो बच्चों फ्लक्स जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, साइज क्या है, इस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है कि किसी भी सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज इनक्लोज है। अब ये शेप और साइज पे कैसे डिपेंड नहीं करता है, इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए। मान लो एक क्लोज सरफेस है ऐसा,
जिसका रेडियस है मान लो r1, और एक क्लोज सरफेस ऐसा है, यानी दो स्फीयर है ऐसा मान लो, दो स्फीयर कंसेंट्रिक स्फीयर, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, और मान लो इसका रेडियस है r2 बड़े वाले का। यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया q, इसी फिगर को मैं यहां बना रहा हूं, देखो दो स्फीयर है कंसेंट्रिक स्फीयर, यहां पे चार्ज मैंने रख दिया q, और इससे लाइंस ऑफ फोर्स कितना जा रहा है, मान लो 4 लाइंस ऑफ फोर्स है, 4 लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पहला स्फीयर किससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, तो पहला स्फीयर से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है, देखो तो इससे रिलेटेड कितना फ्लक्स होगा, φ1 का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर, जितना लाइंस ऑफ फोर्स पास किया। अब ये बड़ा सरफेस हम ले लिए, बड़ा सरफेस, तो इससे भी तो भैया, इससे भी तो 4 लाइंस ऑफ फोर्स ही पास कर रहा है, 1 2 3 4, 4 लाइंस ऑफ फोर्स ही। तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा दूसरे वाले से रिलेटेड, ये भी फ्लक्स कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। क्या इसके शेप पे डिपेंड किया, क्या इसके साइज पे डिपेंड किया कि साइज कितना बड़ा है, कौन स्फीयर बड़ा है, कौन स्फीयर छोटा है, नहीं, इसके अंदर कितना चार्ज है इस पे डिपेंड किया, ये कितना लाइंस ऑफ फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उस पे डिपेंड किया। अच्छा, उसके बाद है बच्चों, देखो गॉस लॉ लगा करके बहुत ही सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी होगा उसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकाला जा सकता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो लाइन चार्ज के कारण बच्चों फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लाइन चार्ज के कारण क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, लाइन चार्ज का मतलब क्या, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मान लो इस लाइन पे बहुत सारा चार्ज है, इस लाइन पे, और इनफाइनाइट लेंथ है इसका, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये चार्ज गया हुआ है। अब यहां से बच्चों पूछेगा r डिस्टेंस पर यहां पे फील्ड क्या होगा, और मान लो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो E का वैल्यू होता है बच्चों देखो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या इसी को लिखते हैं बच्चों 2k लैम्डा बाई r, ये फील्ड होता है लाइन चार्ज के कारण। अब इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है बच्चों, ये बोर्ड भी हमारे लिए इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट कोई बॉडी कैसे होता है जिसका ओर छोर का पता नहीं हो, उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग। जैसे आसमान, कहां शुरू कहां से खत्म, कहां से शुरू कहां से खत्म पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ये बोर्ड भी हो सकता है बच्चों। देखो डिपेंड करता है कि कोड बॉडी इनफाइनाइट है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर पे कहां से देख रहे हो आप, ठीक है। जैसे मैं इस बोर्ड को अगर आप दूर से देख रहे होगे तो आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा होगा, बोर्ड का अता पता होगा कि कहां से शुरू किया कहां से खत्म हुआ, यानी आप इसका लंबाई चौड़ाई मेजर कर सकते हो। लेकिन मैं बोर्ड को यहां से देखूं, यहां से, अरे रहा पूरा बोर्ड ही दिख रहा है, पूरा दुनिया में बोर्ड 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 पूरा बोर्ड दिख रहा है। तो देखो यहाँ के ऑब्जर्वर के लिए ये बोर्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। बात समझ रहे हो, जब हम बोर्ड के बहुत ज्यादा नजदीक चले गए तो मेरे लिए बोर्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी कोई बॉडी इनफाइनाइट है क्या नहीं है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां है, किस पॉइंट से आप देख रहे हैं। तो ये भी लाइन चार्ज, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है बच्चों, यदि मैं इसको बहुत नजदीक से देखूं, यहां से ओहो नहीं दिख रहा है, पूरा धुंधला दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है। अब मुझे देखिएगा, अरे यार ये कहां तक गया हुआ है, आसमान तक गया हुआ है शायद, तो ये इस पॉइंट के लिए ये बॉडी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, जो इसके बहुत ज्यादा नजदीक हो। क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज के कारण फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण यूनिफॉर्म इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट का मतलब समझ गए, ये थिन शीट ऑफ चार्ज होता है बच्चों, जैसे आपका कॉपी का एक पेज हो और उस पेज पर पूरा चार्ज हो, पेज का थिकनेस कितना होगा, बहुत कम, तो इस पे जो पूरा चार्ज रहता है बच्चों, इस पे पूरा चार्ज रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके कारण इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों थिन शीट, थिन शीट, ठीक है। और इसके आसपास जो फील्ड होता है बच्चों, इसके नजदीक ऐसे रहेगा थिन शीट, इसके नजदीक जो फील्ड होगा ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो। अच्छा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और थिक शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट थिक शीट ऑफ चार्ज, जैसे आपका 4 या 5 पेज मिला दो तो ऐसे जो शीट बनेगा इसको थिक बनेगी, थोड़ा सा मोटाई होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए, मोटाई, मोटा, अब इतना मोटा नहीं, ठीक है, मोटा, बस थिक शीट ऑफ चार्ज। अगर इस पे चार्ज रहेगा, इस पे चार्ज रहेगा, चार्ज रहेगा, तो इसके आसपास जो फील्ड होगा बच्चों, ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर, अगर किसी भी तरह का चार्ज कंडक्टर हो, किसी भी तरह का चार्ज कंडक्टर हो, तो इसके आसपास जो फील्ड होता है बच्चों, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपको याद रखना है।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल सेल। हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर में क्या होगा बच्चों? हॉलो चार्ज स्फीयर में क्या होगा? देखो, मैं एक हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल बना रहा हूं, ये मान लो स्फीयर है, ठीक है। ये क्या है? क्या हॉलो स्फीयर है? हॉलो, हेलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, अंदर से क्या है? खोखला है। चार्ज कहां है? चार्ज है सरफेस पे। चार्ज कहां है? सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस पे। और मान लो बच्चों इसका रेडियस कितना है? आर है। याद रखना, इसके अंदर में कहीं भी फील्ड निकालोगे, मान लो अंदर में हम यहाँ पे आ गए और ये आर डिस्टेंस है, तो अंदर में किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो, लेकिन कंडक्टिंग का मतलब होता है बच्चों जैसे चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। और नॉन कंडक्टिंग का बच्चों मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जो चार्ज जो है पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा वॉल्यूम में, इधर भी चार्ज है, पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। गोला के अंदर भी चार्ज देगा तो नॉन कंडक्टिंग। हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग की, और ये हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग ही होगा, क्योंकि चार्ज को होने के लिए मास होना चाहिए। तो सरफेस पर पूरा चार्ज है, इसके कारण अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अगर आप कहीं बाहर में फील्ड निकालिएगा, इस स्फीयर के बाहर, मान लो इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, और यहां से इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, और ये डिस्टेंस कितना है इसका? आर, सेंटर से आर, तो यहां पे बच्चों फील्ड होता है, इसको बोलते हैं ई ऑट। ई ऑट, वो ऑट नहीं, ऑट माने बाहर, बाहर। ई ऑट, ऑट बाहर जो फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर, जो कि पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अगर यही पॉइंट सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे ये एस है, एस यानी सरफेस पे यहां पॉइंट आ जाए, इस पॉइंट पे फील्ड पूछेगा किधर की तरफ होगा, यानी सॉरी कितना होगा, तो ये स्मॉल आर इस बार कितने के बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पे कैपिटल आर रख दो, तो सरफेस पे फील्ड हो जाता है के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। और ई एस का देखो, यहाँ ई ऑट का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई सरफेस का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर रेडियस का स्क्वायर। अंदर में फील्ड कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। चलिए, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं, किसको? किसको रे? किसको सॉल्व किया तुम? सरफेस पर फील्ड कितना बच्चों मैंने बोला? सरफेस पर होता है के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस पर जो फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं, के को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट को मैं यहां लिख देता हूं। अब 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया चार्ज और ये हो गया एरिया। चार्ज बट्टा एरिया को क्या बोलते हो? सिग्मा, और नीचे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट, यानी फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस पर जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए, सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब चार्ज जो है इस बार पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें? अंदर में। इस स्फीयर के पूरा अंदर में चार्ज है, इसको बोलते हैं बच्चों नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये ठोस गोला है जिसके अंदर में भी चार्ज है, ठीक है। अब इसके अंदर में फील्ड मत जीरो बोल देना। मान लो पॉइंट पी बाहर है और ये आर यूनिट की दूरी पर है, इस पर चार्ज मान लो क्यू है, इसका रेडियस है कितना? आर, कैपिटल आर। और अगर मुझे यहां पे फील्ड पूछ रहा है तो बाहर में बच्चों फील्ड वही होता है के ई ऑट बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर होगा जितना सेंटर से दूरी होगी। अगर सरफेस पे आ जाए तो यही स्मॉल आर के बदले स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? यहां था तो स्मॉल आर, और ये हो गया यही स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। कहां पे? सरफेस पे। और सरफेस पे यही फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी अभी मैंने सॉल्व करके बताया था, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। चलो, इसके अंदर अगर रहेगा, इसके अंदर मान लो इसके अंदर हम आर यूनिट की दूरी पर घूम जाए, तो इसके हर पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो कि आर यूनिट की दूरी पर है, अंदर में जो फील्ड होता है बच्चों, अंदर में कितना फील्ड होता है? के क्यू आर बाय आर क्यूब होता है, के क्यू आर बाय आर क्यूब। ये नहीं होगा बच्चों, के क्यू आर बाय आर क्यूब, ठीक है। ये फील्ड होता है अंदर में। अंदर में जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर जाते हैं, सेंटर से दूर जाते हैं, तो फील्ड का वैल्यू घटते जाता है, क्योंकि चार्ज जो होगा गॉसियन सरफेस के द्वारा वो बढ़ते जाता है। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 58 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 58 नंबर
क्वेश्चन करते हैं। चलो 58 नंबर, इसी से फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ थिक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थिक, थिक बोल रहा है, थिक माने अजय थिक बोल रहा है, थिक माने क्या, मोटा, मोटा शीट ऑफ चार्ज के कारण कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद करो, थिक शीट ऑफ चार्ज के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेज, लाइन चार्ज के कारण फील्ड कितना था बच्चों, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखो, ये मिला, ये मत लिख देना बाय आर स्क्वायर, ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पूछा जा रहा है, फॉर्मूला, फॉर्मूला रे फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है गॉसेस लॉ। एज कौन सा इसमें से गॉसेस लॉ है भैया, ये तो पहला वाला जो दिख रहा है बराबर के क्यू वन के टू बाई आर स्क्वायर, ये है कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स लॉ, लॉ लॉ। और 5 बराबर सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन, यही तो है गॉस लॉ, यही तो है गॉसेस लॉ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, E बराबर F बाय क्यू नॉट। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस R, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज, एक हेमीस्फीयर के, हेमीस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला के सेंटर पे बच्चों एक चार्ज Q को रख दिया गया जिसका रेडियस कितना है, R के बराबर है। क्यों चार्ज को रख दिया गया, अरे हट भाई, हाँ बहुत परेशान कर रहा है। सेंटर पे रख दिया मैंने चार्ज Q, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, R। ठीक है, अब बोल रहा है कि इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सरफेस को पहले क्लोज कर देते हैं, सरफेस को कर दो क्लोज। अब क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ लगा दो, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज रहता है उसको किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट से, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा सरफेस होगा तब ना, मुझे तो आधा सरफेस के कारण पूछा गया है ना, आधा, तो आधा के कारण फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हेमी स्फीयर, सिर्फ इतना स्फीयर के कारण फ्लक्स कितना होगा, आधा हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किधर है, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है। अच्छा, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R2 है R1 से बड़ा, ठीक है, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम होना चाहिए बच्चों, थ्रू देम आर phi1 एंड phi2। देन phi1 और phi2 में से कौन बड़ा है, पहले क्वेश्चन के मीनिंग को समझो। देखो, एक पॉइंट चार्ज Q है जिसको प्लेस किया गया है सेंटर पे, किसके सेंटर पे, किसके सेंटर पे, 2 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। कंसेंट्रिक मतलब होता है समकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र होगा। तो जैसे मान लो कि ये सेंटर मान ले हम लोग, एक स्फीयर हम ऐसे खींच दिए, एक स्फीयर हम ऐसे खींच दिए, इसके सेंटर पे हमने क्या किया, चार्ज Q को रखा। ठीक है, और एक का रेडियस R1 दिया है बच्चों, और R1 से बड़ा है कौन, R2, रेडियस R2 है। पहले सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स phi1 है, दूसरे सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स phi2 है। अभी मैंने थ्योरी में बताया था बच्चों कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो गॉसियन सरफेस या कोई भी सरफेस जो होगा क्लोज सरफेस, इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये चार्ज Q है, अगर इसमें से मान लो कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकला, दो लाइंस ऑफ फोर्स निकला, तो इससे भी रिलेटेड फ्लक्स 2 ही होगा और इससे भी रिलेटेड फ्लक्स 2 ही होगा, क्योंकि इससे भी तो 2 ही निकला, यानी phi1 और phi2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, यानी phi1 बराबर phi2 हो जाएगा। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज, रिलेटिव परमिटिविटी, एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, ये होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला याद करो, मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिग्मा नहीं, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट देख लो, M नहीं दिया है तो देखो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। तो एयर में कहीं चार्ज Q रखा गया है,
और इसका वैल्यू है 1 कूलम्ब के बराबर मान लो, क्योंकि ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्लस 1 कूलम्ब के बराबर। यूनिट माने क्या होता है? इकाई। तो मान लो कि यहाँ पे एयर में कहीं चार्ज रखा गया है 1 कूलम्ब का, 1 कूलम्ब का चार्ज। ओहो, ये क्या लिख रहे हैं सर? क्यू बराबर कितना है बच्चों? 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब का। अब इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या किए, एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा इससे मतलब नहीं है। अब इस सरफेस से रिलेटेड जितना फ्लक्स होगा वही एयर में भी फ्लक्स होगा। एयर में कितना होगा? तो कोई भी गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर कर लिया और गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई का जो फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसको डिवाइड कर दो किससे? एप्सिलॉन नॉट से। और क्यू इन मतलब अंदर में कितना चार्ज है? 1। क्यू इन का मान 1 हो गया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट का पावर क्या लिख देंगे? -1, क्योंकि नीचे में पावर एप्सिलॉन नॉट का 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट का पावर हो जाएगा -1। एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 वाला ऑप्शन देखो बच्चों। ऑप्शन मुझे ये दिखा सर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। तो ये था बच्चों पहले चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का, ये हम लोगों ने आज इस सेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो 2025 के एग्जाम में पूछने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए एनसीईआरटी के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के सीरीज में, और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, आपको मार्क्स अच्छा आ जाएगा एग्जाम में। इस सीरीज में आप बने रहो और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। तो पढ़ते रहिए जोश में। थैंक यू।